वक्फ बोर्ड के अंदर के, जरा कपिल जी को भी ले लीजिए, वक्फ बोर्ड के अंदर के लोग जब ये कहें कि इसकी जरूरत थी, तो मुझे लगता है कि वो एक अंदर से एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। आप बाहर से बैठकर हल्ला कर रहे हैं। सुचारिता जी, जो विरोध समाजवादी पार्टी और धर्मेंद्र जी, सुचारिता जी, जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का विरोध है, मैंने आपको बताया ना, हम बिंदुवार बता रहे हैं। उस बिंदु पर अगर इन्होंने अपनी कोई बात रखी तो मुझे बताइएगा। हाँ। लिमिटेशन को खत्म करना गलत है, भारतीय जनता पार्टी जो बिल ला रही है वो गलत कर रही है। सदस्यों की संख्या में एटलीस्ट शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, कम से कम 2 गैर मुस्लिम रहेंगे। अपर कैप डिफाइंड नहीं है, हो सकता है एटलीस्ट का मतलब 5 सदस्यों की अगर कमेटी है तो 5 ही गैर मुस्लिम हो जाएं। अब वक्फ की जो जमीन है दान करेगा मुस्लिम और उसके बाद उसका नियंत्रण करेगा कोई गैर मुस्लिम, तो ये तो गैर संवैधानिक हो गया ना। और ये संविधान का जो धारा 13 और सेक्शन 3 का उल्लंघन है, वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तीसरी बात जो कह रहे हैं कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है, अगर 12 साल से ज़्यादा का डिस्प्यूट हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। तो आप मुझे बताइए कि उसे हाई कोर्ट या न्यायालय में जाने का अधिकार क्यों नहीं किसी को? इसका मतलब उस प्रॉपर्टी को छीनने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी शुरू करना चाहती है। ये हमारा विरोध है। तीसरी बात, जो महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, इससे पहले बिल में भी मिनिमम 2 महिलाओं का होना चाहिए। ठीक है, अनामिका सिंह के पास जा रहे हैं, उनके साथ जगदम्बिका पाल है, जरा चले जाते हैं वहां पर। धर्मेंद्र जी आ रही हूँ, अनामिका सिंह के पास जगदम्बिका पाल शामिल हुए, नेतृत्व किया है, चेयरपर्सन रहे हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके सामने रही थी और महीनों के प्रयास के बाद वो मौका भी आया जब लंबी बहस के बाद जिस तरीके से वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया। लेकिन आज राज्यसभा की बारी है और आज भी हंगामे के आसार है। आपकी ओर से क्या तैयारी, किस तरीके से आप करेंगे? मुझे खुशी इस बात की है कि आपने कम से कम इस बात को देश के सामने कि 12 घंटे की लंबी चर्चा, तो कल कम से कम लोकसभा में चर्चा वो पब्लिक डोमेन में था, लोकसभा चैनल से पूरी दुनिया देश देख रही थी। इसी तरह से हर दिन 38 बैठकें, 12 घंटे, 10 घंटे मैंने भी लगातार किया और उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चाहे प्रतिपक्ष के सांसद हों, उनको सभी को पूरा बोलने का अवसर दिया। फिर भी कल आरोप लगा रहे थे कि जेपीसी के चेयरमैन हमको बोलने नहीं देते थे। मैं तो हफ्ते में 5 दिन बैठक करना चाहता था, 4 दिन, 3 दिन। वो लोग स्पीकर साहब से कहते थे साहब 15 दिन में 2 बैठक हो। तो इससे साफ है कि इस बिल को लेकर के सरकार न केवल एक ट्रांसपेरेंट बिल लाना चाहती थी, बल्कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, तमाम जो मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ जेपीसी की एक डिटेल डिस्कशन हो जाए, फिर रिपोर्ट आए, फिर अमेंडेड बिल लेकर के आए। खुद सरकार ने, किरण रिजिजू जी ने पहल किया था और स्पीकर से आग्रह किया, उन्होंने जेपीसी दिया। तो इससे साफ है कि सरकार को, और कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कर दिया कि हम ये चाहते हैं कि जो वक्फ हो रहा है उस वक्फ का रखरखाव ठीक हो, उसकी आमदनी से गरीब, पसमानदा, ओबीसी, खवातीन, महिलाओं और बच्चों को, आर्फन को उसका फ़ायदा मिले। हमें ना मुतवल्ली मुसलमान होगा, वाकिफ मुसलमान होगा, वक्फ आपका होगा, उसमें कोई दखल नहीं करना। लेकिन जो अभी वक्फ का फ़ायदा गरीबों को नहीं मिल रहा, आम मुसलमान को, केवल मुतवल्ली और केयरटेकर है, रेलवे और सेना के बाद सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो कल के बाद तो नहीं करना चाहिए। कल के बाद भी जिस तरह से ओवैसी ने बिल को फाड़ दिया है, मुझे लगता है कि कोई बिल सरकार की चुनी हुई जो जनता के जनादेश पे होती है, उस बिल से असहमति हो सकती है, उस बिल के खिलाफ आप वोट कर सकते हैं, लेकिन बिल को फाड़ना तो आप एक तरह से लोकतंत्र पे कुठाराघात है। और साफ हो गया कि उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। मैं तो आज ओवैसी को कंडम करता हूं कि कम से कम ओवैसी को ये काम नहीं करना चाहिए। ये काम राहुल गांधी ने किया था, देश आज तक भी याद करता है कि उन्होंने अपनी ही सरकार के अध्यादेश को फाड़ दिया था। तो इससे साफ है कि कहीं न कहीं मुसलमान को वोट बैंक समझ के तुष्टीकरण किया जा रहा है और अभी भी प्रोवोक किया जा रहा है। 8 घंटे चर्चा का समय आज के लिए दिया गया। लगता है आपको कि 8 घंटे में सब सिमट पाएगा या कल की तरह टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा बहस के लिए? नहीं, अब ये तो चेयरमैन के ऊपर है और मुझे खुशी है कि सत्ता पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, 8 घंटे का टाइम दिया गया। 12 घंटे चर्चा हुई, 12 के बाद रिप्लाई हुआ, उन्होंने भी 1 घंटा लिया और फिर 1.5 घंटे वोटिंग हुई। करीब 14.5 घंटे चला। हम लोग 3:30 बजे रात को आए हैं। तो अब स्वाभाविक है कि समय यहाँ भी लग सकता है और सभी चर्चा में भाग ले रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कितना कह रहे थे ये लोग, पूरे देश को सपना दिखा रहे थे कि लोकसभा में नहीं पारित होगा, सरकार गिर जाएगी। कभी संजय सिंह का बयान, कभी इमरान मसूद का बयान, कभी वैसी का बयान कि वो नीतीश कुमार नहीं वोट देंगे, चंद्रबाबू नायडू नहीं साथ खड़े होंगे, एकनाथ शिंदे नहीं होंगे, चिराग पासवान नहीं होंगे। किस तरह से कल उनके सदस्यों ने
इस बिल का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि हमने जेपीसी में भी इनके पार्टी के जो कल सभी सदस्य बोले वो जेपीसी के मेंबर थे, वहाँ भी मैंने उनको सुना और जो उनका कंसर्न था उसी को हमने एड्रेस किया। सरकार के अमेंडमेंट पे भी हमने अमेंडमेंट और रिकमेंडेशन भेजा जिसको सरकार ने अक्षरशः स्वीकार किया। तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, तो आज राज्यसभा में भी जैसे कल लोकसभा में 204 हुआ और 232 हुआ, तो उसी तरीके से भारी बहुमत से राज्यसभा। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई इस बिल को लेके हम देश में जाएंगे, कोने कोने में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि भाई देखिए जो बिल है आपके खिलाफ है, आपके शमशान, आपके मदरसे सब छीन लिए जाएंगे। विपक्ष के लोगों का ये आरोप है, खुद वैसे ही कह रहे हैं कि पूरे देश भर में मूवमेंट चलाएंगे। तो जो मूवमेंट है बिल पास होने के बाद भी, और जो विरोध के स्वर खड़ा करने का प्रयास है मूवमेंट के जरिए, इस पर क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, काठ की हांडी एक बार चढ़ती कि बार बार चढ़ती? तो अभी तक काठ की हांडी वो उनकी चढ़ गई थी। कल अमित शाह जी के बयान देने के बाद अब वो चाहे देश भर में घूमे चाहे विश्व भर में घूमे, जब साफ हो गया कि सरकार न किसी खानकाह को ले रही, न किसी मस्जिद को ले रही, न किसी कब्रिस्तान को ले रही, तो इनके घूमने से क्या होगा? इन्होंने सीए में भी पूरे देश में घूमा था, कोशिश किया था, हिंसा भी हुई थी, लेकिन आज लोगों ने स्वीकार किया किसी की नागरिकता नहीं जा रही है। लोगों ने आर्टिकल 370, 35 ए में भी विरोध किया, 3 तलाक में भी आज उन महिलाओं ने शुक्रिया अदा किया। देखिए जगदम्बिका पाल जी हैं जो कि बात कर रहे थे हमसे और ये कह रहे थे कि किस तरीके से जो तैयारी आज की है वो भी पूरी है। कल 8 घंटे के बाद एक्सटेंड करके टाइम 14 घंटे का हो गया था। आज भी कुछ ऐसी उम्मीद है जहां पे हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो अनामिका बात कर रही थी जगदम्बिका पाल से और बड़ा क्लियर है जगदम्बिका पाल ने जो बात कही है। मैं जरा अपने दर्शकों को एक बार और अपने मेहमानों को बता दूं, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से सीए के टाइम नागरिकता छीनने वाला नैरेटिव था और 370 के समय बार बार ये कहा गया कि कैसे 370 हट जाएगा तो आग लग जाएगी, कश्मीर में आग लग जाएगी, वो सब नैरेटिव ध्वस्त हुए हैं। तो उसी तरह से ये नैरेटिव भी ध्वस्त होगा। एक बार अरे सब झूठ बोला जा रहा है, आप तो तब से ये कह रहे हैं कि झूठ बोला जा रहा है। एक बार प्रीति जी के पास चली जाती हूँ। प्रीति जी स्टूडियो में है। प्रीति जी मुझे बताइए जरा, ये नैरेटिव हमने देखे नहीं है क्या? इतने प्रदर्शन हो गए, सड़कों पर लोग निकल आए थे, कहा था कि भाई नागरिकता जाएगी। ये हमने देखा था ना, 370 हट जाएगा तो आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी कश्मीर में। ये सब नैरेटिव हमने सुने हैं प्रीति जी, हम जानते हैं जी। सुचेता जी, जो लोग बार बार कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम्स क्यों लिए जा रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स क्यों लिए जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे जो डिस्प्यूट्स के केसेस आए हैं, क्या वो सिर्फ मुसलमानों के हैं? अगर सिर्फ मुसलमानों के हैं तो केरला में मुनम्मम गांव के 600 परिवार जो क्रिश्चियंस और हिंदू हैं, मतलब उसमें तो मुसलमान नहीं है, वो तो गैर मुस्लिम लोग हैं, 600 परिवारों की जो संपत्ति हड़पने का काम वक्फ बोर्ड ने किया है, तो क्यों नहीं गैर मुस्लिम रखे जाएंगे? क्योंकि डिस्प्यूट तो उनकी प्रॉपर्टीज पे भी है। और सब कुछ छोड़ दीजिए, जब इस्लाम की उत्पत्ति नहीं हुई थी उसके पहले का भेंट द्वारका के 2 द्वीपों पे, आपकी ऑडियंस को पता होगा, नहीं पता होगा तो इनकी जालसाजी सुन लीजिए। भेंट द्वारका के 2 द्वीपों पे वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम किया है। और सबसे बड़ी बेशर्मी की बात और सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में एक गांव है रायसेना जिला, एक जिला है रायसेना, जहां पे पूरे गांव को इन्होंने वक्फ की संपत्ति बताई है, क्या बोल के कि कब्रिस्तान की जमीन है। तो भैया सिर्फ मुस्लिम थोड़ी ना जो पीड़ित है, हिंदू भी है जो पीड़ित है, क्रिश्चियन भी है पीड़ित है, पारसी भी है पीड़ित है। तो ये जो इन्होंने कब्जेदारी करी है, जो इन्होंने माफियागिरी करी है, जो इन्होंने जमीन लैंड जिहाद का काम किया है, वो सिर्फ मुस्लिम्स के साथ नहीं किया, मुस्लिम्स के तो अधिकारों को इन्होंने छीना ही है। आपको जिस जमीन पे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाना चाहिए था, आप सोचिए भेंट द्वारका की जमीन पे कब्जा करते। और तो और मतलब विश्व के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन अंबानी के घर को क्लेम करते हैं भाई। तो ये जो सारी चीजें, क्या ये नॉर्मल है? मैं तो बार बार ये कह रही हूं, आप किसी भी संपत्ति पे हाथ रख दो और ये कहें कि संपत्ति हमारी है। भेंट द्वारका तक आप पहुंच गए, आप अंबानी के घर तक पहुंच गए, आप केरला तमिलनाडु के पूरे गांव तक पहुंच गए, पूरा गांव आपका हो जाता है। ये 1500 साल पहले, 2000 साल पहले की संपत्तियों को भी आप वक्फ बोर्ड की अगर संपत्ति कह देते हैं। गजनी लेके आए थे अपने घर से, मंगोल से आया था, अफगानिस्तान से आया था, अरे इसी देश की संपत्ति जिसको आप 1500 साल पहले की संपत्ति पे भी आप क्लेम कर देते हैं। नॉन मुस्लिम्स तो बिल्कुल होने चाहिए, बार बार नॉन मुस्लिम। अच्छा, वोट मांगना है नॉन मुस्लिम से, वोट चाहिए क्रिश्चियन का भी। केरल में वायनाड में सांसद बनेंगी बहन जी, और आप वहां पे क्रिश्चियंस के बीच में आप क्रॉस लगा के भी घूमेंगी, अयोध्या जाके आप मंदिर में जाके सारा ड्रामा भी रचेंगी, लेकिन आपको नॉन मुस्लिम से इतनी समस्या है। मुझे तो डुअल नेचर समझ ही नहीं आता। आप
प्रिविलेज वाली बात कह रही हैं, प्रिविलेज वाली बात। प्रेम जी जरा, प्रीति पांडे स्टूडियो में है, वो ये कह रही हैं कि केरला में तो एक पूरा का पूरा गांव जिसमें वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ ने एक तरह से कब्जा कर रखा है, उसमें 400 क्रिश्चियन फैमिलीज हैं। वो ये कह रही हैं कि आप केरला से जाती हैं, सांसद तो बन जाती हैं, लेकिन वहां के लोगों के हक का क्या है? वहां बिशप्स काउंसिल, जो कैथोलिक बिशप काउंसिल है, वो सवाल उठा रही है वक्फ पर। यहां पर ये परिवार है, 400 क्रिश्चियन फैमिलीज हैं जो सवाल उठा रही हैं। आप वहां से सांसद बनेंगे लेकिन उनकी बात नहीं सुनेंगे क्या? देखिए, वक्फ बोर्ड में कुछ लोग, थोड़ी देर पहले आप ब्रेकिंग भी खबर दिखा रहे थे कि कुछ मध्य प्रदेश से वक्फ बोर्ड जो स्थानीय है वो समर्थन कर रहा है। ठीक है। तो कुछ लोग समर्थन कर सकते हैं जो भ्रष्टाचार को मुद्दा मानते हैं वक्फ बोर्ड में, वो कर सकते हैं। हमने भी कहा कि भ्रष्टाचार है, लेकिन ये सरकार क्या बोल करके ला रही है इस चीज को? देखिए, किरण रिजिजू बोल रहे हैं कि संसद भी वक्फ हड़प लेता। हाँ। आप डरा करके ये कानून लाना चाह रहे। सरकार इतनी कमजोर हो गई है, वक्फ बोर्ड से भी कमजोर हो गई। यही बीजेपी और यूपीए सरकार में साथ खड़े होकर के वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट को पास कराया करती थी। सर एक बात मैं बोल दूं प्रेम कुमार जी, संसद भी वक्फ बोर्ड हड़प लेता, इसको सुनकर आम आदमी नहीं डरता है। आम आदमी इस बात से डरता है कि एक आम परिवार की जमीन हड़पी जा रही है।